कितना बजे आए? फिर गए थे ना खाना वाना खा के। खाना खा के फिर गए घर, उसके बाद फिर अभी आज फायदा भी नहीं है वैसे। गए उसके बाद से बोले कि आज हमको सिखाने का मन नहीं कर रहा, कल सीखेंगे। आज नहीं, एक स्टेप गाना नहीं बनाए थे ना इसलिए। देखो ऑनलाइन वाले ऑडियो चेक करो। बरनाली, साहिल, अरमान, यमन, मोक्ष, सोनू, मोनालिसा। नहीं, वो लोग कॉमर्स लिया है क्या? हाँ तो कॉमर्स लिया था। ओहो, भाई थे क्या? ऑनलाइन आए हैं आज। सुखप्रीत, नीतीश, सोनू, हम तो ऑनलाइन उसको बुखार था ऐसे बहुत सर्दी। सैनॉन। सब ठीक है? ऑडियो वीडियो चेक करो तो फटाफट। और भी जितने हो सब क्लियर है? भूख नहीं लग रहा है। ठीक है, चलो। ठीक ना, थोड़ा एक बार बता देता हूँ क्या क्या है टर्म 2 में, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो रेगुलर आना जो लोग ऑनलाइन ज्वाइन किए हैं, आधा दिन आते हैं, स्टार्ट करते हैं, फिर छुट्टी मारना चालू। मैं पेन ले लिया था कैसे? और जैसा चिटिंग टर्म 1 में हुआ वैसा मत सोचो कि हाँ तो टर्म 2 में भी होगा वैसे बोल के कि पहले से ही पढ़ाई लिखाई बंद है। ठीक है। देखना, चैप्टर्स में है बहुत सारे चैप्टर, लेकिन बहुत छोटा छोटा चैप्टर है टर्म 2 में, बहुत सारा, एक दो को छोड़कर। ठीक है, अब ये वाले बुक में तो जो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे वो रिटायरमेंट है और डेथ। ये एक ही चैप्टर है वैसे, टी.एस. अग्रवाल में दो बनाया हुआ है एक ही चैप्टर ये। ठीक है, पहले एक ही हुआ करता था ये। इसके अलावा इस बुक के अंदर जो चैप्टर बचा है, पार्टनरशिप फॉर्म बंद होगा तो क्या होगा, डेट इज डिसोल्यूशन। ठीक है, और एक पहला चैप्टर बचा है एनपीओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, मार्क्स वेटेज के हिसाब से भी, और थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है, मतलब शेयर कैपिटल जैसा है, अच्छे से पढ़ने से होगा, काम का चैप्टर है। और पेपर में जैसा शेयर कैपिटल बहुत सारा क्वेश्चन दिख रहा था, वैसे तुमको एनपीओ भी बहुत दिखेगा पेपर में जब सब्जेक्ट टर्म 2 होगा। ठीक है, उसके अलावा सेकेंड बुक में तो एक ही चैप्टर है, वो है इशू ऑफ डिवेंचर्स, शेयर्स जैसा था, डिवेंचर्स है। ये बुक 1 गया, ये बुक 2, इसका ना कोई ज़्यादा मार्क्स में वेटेज है और ना ही कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ये जैसा इशू ऑफ शेयर्स था, उसका इशू ऑफ शेयर का जो बेसिक्स था, जो पहला पहला एंट्री सब था, वैसा ही है इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, उतना हार्ड भी नहीं है इशू ऑफ शेयर जितना। वही फॉर फीचर वगैरह टाइप की। हाँ, फोर फीचर, री इशू, ये सब तक नहीं है, खाली इशू वाला एंट्री है इसमें ज़्यादा, तो इजी है बहुत ये। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट बुक है उसमें एक है कंपेरेटिव कॉमन साइज, याद होगा थ्योरी में पढ़ के गए होगे, वर्टिकल हॉरिजेंटल एनालिसिस, हाँ उसमें था कंपेरेटिव कॉमन साइज ऐसा। तो ये एक चैप्टर है, ये बहुत इजी चैप्टर है, 2 क्लास भी नहीं लगेगा और बहुत इजी भी है। इसके अलावा एक चैप्टर है जो बहुत अच्छे से पढ़ना है, वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो तुम सोच के चलोगे ये 2 चैप्टर में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बाकी चैप्टर टर्म 2 में कंपेरेबली आसान है एज़ कम्पेयर टू टर्म 1। ठीक है, बाकी जितने चैप्टर्स हैं बहुत इजी हैं और आराम से हो जाएगा थोड़ा अच्छे से पढ़ने से। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें रिटायरमेंट करना, हेडिंग करना रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अब रिटायरमेंट भी पूरा कोर्स में नहीं है, रिटायरमेंट में भी कुछ टॉपिक डिलीट हो रखा है और बाकी बचा हुआ टॉपिक कोर्स में है। रिटायरमेंट ऑफ अ
लिखना, इट मीन्स द रिटायरिंग पार्टनर it means the retiring partner does not remain a partner of the firm. But the firm continues. ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म चल रहा है, कोई एक पार्टनर उसमें से रिटायर किया है. A partner may retire from the firm point number 1. A partner may retire from the firm, point number 1, if there is an agreement to that effect. Or point number 2, if the agreement does not exist, if the agreement does not exist, then if all the partners agree. Point number 3. If the partnership is at will. By giving notice to the remaining partner. ठीक है, तो बोला कि पार्टनर रिटायर हो सकता है इन 3 केसेस में. ठीक है, ये सब थ्योरी के लिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे प्रैक्टिकल तो नहीं है इसमें, थ्योरी में आप पूछ सकते हैं. पहला है कि जब एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट मतलब यहाँ पर पार्टनरशिप डीड. ठीक है, जब पार्टनरशिप डीड है और पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि कब रिटायर कर सकता है, तो उस समय रिटायर हो सकता है. जैसे कि लिखा हुआ है कि एक आदमी 60 साल का अगर हो गया तो वो रिटायर हो जाएगा, जैसे गवर्नमेंट जॉब वॉब में होता है. ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि जो भी पार्टनर 60 ईयर्स का हो जाएगा वो रिटायर करेगा. तो एक पार्टनर सपोज 60 साल का हो गया तो वो रिटायर करेगा फिर. ठीक है, ये हो गया पहला, पार्टनरशिप डीड में जो लिखा है वो फॉलो होगा. दूसरा है, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा है या फिर पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, तो फिर किसी एक पार्टनर को रिटायर होने के लिए बाकी सारे पार्टनर्स का परमिशन का जरूरत पड़ेगा. ठीक है, या थ्योरी पूछ सकते हैं जैसे कि ए बी सी एंड डी पार्टनर हैं, डी रिटायर होना चाहता है. ठीक है,
ए और बी तो हाँ बोल रहे हैं, सी मना कर रहा है, तो क्या डी रिटायर हो सकता है? द आंसर नो, डी रिटायर नहीं हो सकता, क्योंकि कंसेंट ऑफ ऑल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये दो गया। एक, अगर एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट में जो लिखा है वो फॉलो होगा। दूसरा, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो सबको ही हाँ बोलेंगे तो रिटायर हो सकता है। ठीक है, अब तीसरा क्या है? व्हेन द पार्टनरशिप इज एट विल, ये याद होगा अगर बाई चांस तो। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप था क्लास 11th के बीएसटी में, उसमें था पर्टिकुलर पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप एट विल। वैसे तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा याद होगा, किसी को याद है तो बताओ ऑनलाइन में। साहिल याद है? मेजॉरिटी से नहीं होगा मोनालिसा, ऑल चाहिए। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, हमको लगता है कि मेजॉरिटी से होना चाहिए लेकिन रियलिटी में ऑल है। हम पूछ लिया तो हमको लगेगा दो तो हाँ बोल रहे हैं, कर देते हैं रिटायर, गलत हो जाएगा। ठीक है, छोड़ो, नहीं पता है किसी को। पार्टनरशिप एट विल का मतलब, विल का मतलब इच्छा, द वर्ड विल मतलब इच्छा। तो पार्टनरशिप एट विल का मतलब है ऐसा पार्टनरशिप जो कि कभी भी बंद कर सकता है कोई भी पार्टनर अपने इच्छा से। मतलब जैसे तीन पार्टनर हैं, ए बी एंड सी, तो इनके में डिसाइडेड है कि जब जो छोड़ना चाहे पार्टनरशिप छोड़ के जा सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बनाते वक्त ये डिसाइड हुआ था। ठीक है, तो अब अगर किसी को रिटायर करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली दूसरों को बता दे कि मैं रिटायर कर रहा हूँ और वो रिटायर कर सकता है। क्लियर है? तो तीन केस है रिटायरमेंट का। पहला, एग्रीमेंट में जो लिखा है वो तो फॉलो होगा ही, अगर जैसे लिखा है 60 साल में रिटायर होना है तो होना है 60 साल में। फिर दूसरा, अगर एग्रीमेंट नहीं है और कोई रिटायर होना चाहता है तो सबको ही हाँ बोलेंगे तो ही रिटायर हो सकता है। और तीसरा, अगर पार्टनरशिप एट विल है तो कोई भी पार्टनर रिटायर हो सकता है बाकी पार्टनर को बताकर। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ कर लेना। Following, next paragraph, following adjustments are required. Following adjustments are required on retirement of a partner. Following adjustments are required on retirement of a partner. क्या क्या पढ़ेंगे उस चैप्टर में लिख रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, calculation of new ratio and gaining ratio. Point number 2, adjustment of goodwill. Point number 3, revaluation of assets and liabilities. Point number 4, reserves, profit and losses. Calculation of amount due to retiring partner. इस चैप्टर में तुमको कुछ खास नया से देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि
वही एडमिशन में जो होता था, वही चेंज इन पीएसआर में जो हो रहा था, वही सेम चीज़ होगा फिर से रिटायरमेंट में। ठीक है, सब तो सेम ही है। सब सेम सेम है और पूरा एग्जैक्टली सेम भी है। ये वाला टॉपिक, ये टॉपिक और ये टॉपिक अगर याद होगा तो ऐसा होगा कि पढ़ाना नहीं पड़ेगा, इतना सेम है, मतलब एग्जैक्ट सेम है पूरा। ठीक है, थोड़ा सा ये वाला बस पढ़ेंगे हम लोग, और ये पढ़ाऊंगा वैसे मैं, लेकिन नीड है नहीं उसका, हम लोग मतलब रिवाइज ही कर रहे होंगे उसको। ठीक है, और ये एक छोटा सा एक नया टॉपिक है जो कि पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और भी 2 टॉपिक इसमें होता था लेकिन वो डिलीट है तुम लोगों के लिए। ठीक है, तो देख लेना, अगर किसी के स्कूल अगर मैं पढ़ा रहे हैं तो बता देना कि ना पढ़ाएं बोल के। एक वो है पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है 6 नंबर, और एक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, किसी के स्कूल में पढ़ा रहे होंगे तो देख लेना। ठीक है, ये डिलीट है, बता देना कि ना पढ़ाएं। ये चीज लोग नहीं बता रहे हैं। तो कैपिटल का काम है। कैपिटल वाला बहुत अच्छा एडजस्टमेंट, और रिटायरमेंट में तो सबसे अच्छा रिटायरमेंट में ही था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडमिशन में तो चलो फिर भी छोटा सा था, रिटायरमेंट में तो बहुत अच्छा था, लेकिन हटा दिया। देखना, हेडिंग करना, पॉइंट नंबर 1। Calculation of new ratio and gaining ratio। ठीक है, वहाँ पे यही चीज़ था, खाली वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो था, और यहीं वो चीज़ खाली गेनिंग रेशियो हो गया। वहाँ सेक्रीफाइस इसीलिए था क्योंकि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे, किसी नए के आने के वजह से इन लोगों का क्या होता था, सेक्रीफाइस होता था, क्योंकि डी को हिस्सा देना है। अब डी को हिस्सा कहाँ से देंगे, ए बी और सी थोड़ा थोड़ा अपने हिस्से देंगे। अब क्या हो रहा है, इसका ऑपोजिट हो रहा है, प्रॉफिट ए बी और सी में बंटता था, अब सी और नहीं रहेगा, सी चला जा रहा है आज, तो ए और बी का हिस्सा थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सी का जो प्रॉफिट का हिस्सा है ए और बी को मिलने लगेगा, तो वही चीज़ में बस ए और बी का अब क्या होने लगेगा, गेन। तो जैसे वहाँ पर दोनों का रेशियो को सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोलते थे, वहीं इन दोनों का गेन का जो रेशियो होगा उसको हम लोग गेनिंग रेशियो बोलेंगे। सॉल्व करने का तरीका वही है पूरा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हम यही फॉर्मूला सीखे, हम यही यूज़ करेंगे। प्लस में आता है तो हम इसको सेक्रीफाइस बोलते हैं, और माइनस माइनस से गेन बोलते हैं। अभी इस चैप्टर में बुक में देखोगे तो तुमको बुक में फॉर्मूला बना है न्यू माइनस ओल्ड, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, प्लस में आंसर गेन बोलता है वो, और माइनस माइनस से उल्टा कर दिया। तो हम क्यों एक नया फॉर्मूला ज़बरदस्ती सीखेंगे, हम तो एक अच्छा चला रखे हैं बढ़िया, ओल्ड माइनस न्यू, तो हम वही करेंगे हमेशा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। प्लस में आएगा तो सेक्रीफाइस है, माइनस में आएगा तो गेन। हम वही सीख रहे हैं तो उसी को ही रखने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। सही, रिटायरमेंट में तो ऐसे भी होता होगा ना कि अगर पार्टनर 6 महीना में छोड़ा तो उसको 6 महीने के हिसाब से प्रॉफिट, हाँ वो मिलेगा। अब इसमें क्या है, एकदम करेक्ट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या होने वाला है, चैप्टर में बता रहा हूँ तुमको। रिटायरमेंट में ना, हमारे कोर्स में रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर, ये हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है कि 6 महीना के बाद छोड़ा तो 6 महीना का तो प्रॉफिट का हिस्सा मिलना चाहिए कम से कम, है ना। लेकिन हमारे यहाँ सिलेबस में ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, क्यों, इसको बोलते हैं रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर, जो सीबीएसई सिलेबस से हटा रखा है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ डेथ में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई मायने थोड़ी है कि पार्टनर 31 तारीख को ही मरेगा देखकर। ऐसा होगा क्या कि पार्टनर 31 मार्च देखकर मरेगा ताकि ईयर एंड रहे, ऐसा तो नहीं होगा। डेथ तो कभी भी हो सकता है, 2 महीना बाद भी, 6 महीना बाद भी, 9 महीना बाद भी, या 8 महीना 2 दिन के बाद भी, कभी भी हो सकता है ना। तो डेथ और रिटायरमेंट में यही एक ही टॉपिक का फ़र्क है कि रिटायरमेंट में बीच में प्रॉफिट निकालना नहीं पड़ेगा, और डेथ तो कभी भी हो सकता है, तो वो बीच का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। हाँ, दिन का भी निकालना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए रिटायरमेंट और डेथ में चैप्टर पूरा सेम है, सिर्फ एक टॉपिक एक्स्ट्रा है, और ये वो एक टॉपिक है।
डेथ में, हम पढ़ेंगे, ये वाला हमारे कोर्स में है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ऑनलाइन वाले रिटायरमेंट में तो नहीं है, लेकिन डेथ में तो हटा नहीं सकता ना, डेथ थोड़ी क्वेश्चन में हमेशा बोलेगा द पार्टनर डाइड ऑन 31 मार्च, ऐसा तो नहीं हो सकता, तो उसके लिए वो कोर्स में है हमारे, ठीक है। लिखना, हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। फॉर्मूला वही है, सीधा केस 1 से चालू करेंगे, ठीक है। करना, हेडिंग करना केस नंबर 1, और इतना इजी है कि मतलब कुछ ना पढ़ा के भी डायरेक्टली क्वेश्चन दूंगा अभी तो कर दोगे, इतना इजी है ये, ठीक है। लिखना केस नंबर 1, व्हेन one partner retires, and one partner retires and the new profit sharing ratio among the remaining is not given, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन है जहां पर सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया है और एक पार्टनर रिटायर हुआ बताएगा, और कुछ नहीं दिया हुआ होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, sharing profits in the ratio of 7:3:2। मिस्टर सी रिटायर्स, सी रिटायर कर गया, ठीक है। अब इसको मैं दो तरीके से तुमको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। एक है कि सी चला गया, ठीक है। अब रेशियो था 7:3:2, ठीक है। अब सी चला गया तो सिंपली अगर हम सी का हिस्सा हटा दें तो जो बच जाएगा ए और बी का वो होगा, डेट इज 7:3। तो ये 7:3 हो गया ए और बी का न्यू रेशियो। ओल्ड पता है, न्यू पता है, माइनस करके हम लोग गेन निकाल लेंगे, ठीक है। ये पहला तरीका, इसको लिख लेते हैं, फिर एक तरीके से और भी सॉल्व करके दिखा दूंगा तुमको, वैसे भी कर सकते हैं। ए एंड बी न्यू रेशियो 7:3। सी चला गया तो सी का हिस्सा हटा दिए खाली हम लोग, ठीक है। अब ए का गेन इज गेन, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, तो 7/12 माइनस 7/10 कितना जाएगा एलसीएम? 60, 5 35 7/60 शायद, माइनस 7/60। ठीक है, ए इज गेन 7/60, बी का गेन 7 -3/60 होगा, 3/12 माइनस 3/10, तो ये -3/60, तो 3/60 ब्रैकेट गेन। तो गेनिंग रेशियो, ये दोनों का रेशियो फॉर्म करेंगे जो कि इक्वल होगा, वही ओल्ड रेशियो वाला जो था या न्यू जो था वही होगा, गेन भी, दैट इज
7:3। देखो ऑनलाइन वाले इतना क्लियर है। नीतीश फोन यूज कर रहा था, उसको बोलो क्लास करेगा। मेरे को मैसेज कर नीतीश हो गया कंप्लीट। कि म्यूट करके बैठ गया। तो मतलब वो वही Clear है। सिंपल वाला सेक्रीफाइस में जैसे होता था कि अगर एडमिशन में जैसे होता था, अगर नया पार्टनर आया और कुछ सेक्रीफाइस नहीं दिया है तो ओल्ड से ओल्ड जो है जो नया आया वो पुराने में ही सेक्रीफाइस किए होंगे, यही मानते। तो अभी मैं दूसरा तरीका वही बताऊंगा कि एक चला गया तो जो ओल्ड है उतना में ही गेन किए होंगे मानेंगे, वो दूसरा तरीका वही करेंगे। करना पॉइंट नंबर 2 एक और तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, सी चला गया, सी का हिस्सा कितना रहा 2/12। अब ये 2/12 कौन लेगा, ए एंड बी मिलकर लेंगे। अब ए और बी डिसाइड कर रहे हैं कैसे डिवाइड करें, तो कुछ डिसाइड नहीं हुआ तो ये लोग आपस में जो पुराना था उसी रेशियो में डिवाइड कर लिए। तो ए और बी का गेन निकाल लेंगे और फिर उसको ओल्ड से प्लस कर देंगे तो भी हम न्यू निकाल लेंगे, ठीक है। करके देख लेते हैं, वैसे भी सेम ही तो आएगा, फिर भी कर लेते हैं। ए इज गेन 2/12 में से 7/10 ये ए लेगा बोल रहा है, ठीक है। और बी का गेन 2/12 का 3/10 बी लेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा गेन, देखो वही आएगा जो ऊपर अभी निकला है 7/60 और ये 3/60, ठीक है। डायरेक्टली गेन ऐसे भी निकल सकता है, शेयर चाहिए तो। अब ए का न्यू शेयर इज न्यू और बी का न्यू। ओल्ड जो है 7/12 प्लस हो जाएगा गेन, जैसे सेक्रीफाइस माइनस होता था प्लस गेन होगा 7/60। सॉल्व कर सकते हैं इसको। वही आएगा 7:3 आया ना। यहाँ सॉल्व करने से आ रहा है 42/60 और ये 18/60 क्या, ठीक है। तो 42:18 बोलने से शॉर्ट करने से 7:3 आएगा ये, ठीक है। देख लो ऑनलाइन वाले, दोनों तरीका क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। बाकी पहला वाला तरीका से इजी होगा, जल्दी हो जाएगा उससे। ये 2 बार सॉल्व करना पड़ रहा है, एक बार गेन निकालने के लिए सॉल्व करना पड़ रहा है, फिर न्यू भी निकालना पड़ रहा है। वहाँ न्यू तो डायरेक्ट, हाँ गेन बोला होगा अभी तो हम लोग एक ही बात है, हाँ एक ही बात है दोनों, ठीक है। नेक्स्ट केस नंबर 2, ये गया केस नंबर 1। When the remaining partner take profit share of retiring partner in an agreed ratio.
ठीक है। ऑनलाइन में देख, किसी को अगर बैच में मतलब टाइमिंग प्रॉब्लम है तो बताना, अलग बैच में शिफ्ट कर दूंगा उसको, अगर ये प्रॉब्लम टाइम में कुछ और क्लास है कुछ है तो। देखना एग्जाम्पल, sharing profits in the ratio of 7:5:3. B retires. And his share is taken by A and C. In the ratio of 3:2. तो ये 3:2 मतलब गेन दिया हुआ है, गेनिंग रेशियो ही तो है ना ये, ठीक है। हमको यहाँ पे न्यू रेशियो निकालना है। सबसे पहले गेन निकालो और फिर ओल्ड में प्लस कर दो तो आ जाएगा न्यू। ए का गेन और सी का गेन। अच्छा, ठीक। ओल्ड में प्लस करेंगे। सैनॉन बता रही है 2:1 आ रहा है क्या न्यू रेशियो? हाँ करेक्ट है सैनॉन, 2:1। ए का गेन, ठीक है। बी का हिस्सा है 5/15, उसका 3/5, 3/5 लेगा ए, तो ये हो गया 3/15 ए का गेन, ठीक है। सी का 5/15 में से बचा हुआ 2/5, तो मतलब 2/15, ठीक है। नेक्स्ट ए का न्यू शेयर, ओल्ड शेयर जो भी था 7/15 प्लस 3/15, तो आगे 10/15, ठीक है, 10:5 विच इज 2:1। देखो क्लियर है ऑनलाइन वाले इतना, 2:1 न्यू रेशियो। बस हो गया, इसमें और कुछ है ही नहीं ज़्यादा। एक केस 3 और बना लेते हैं, लेकिन नहीं बनाने से भी चलेगा। केस 3 सबसे आसान है कि नया रेशियो, ओल्ड रेशियो भी दिया है और न्यू भी दिया है, तो वो खाली गेन निकालना है। तो वो क्या है, ओल्ड माइनस न्यू कर देंगे और क्या, ठीक है। लिखना पॉइंट नंबर 3। And new ratio is given.
2:1:2। ए और बी फ्यूचर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इक्वली क्या दिया है, न्यू रेशियो दिया है, हमको यहाँ गेन निकाल कर दिखाना है खाली। वन इज टू थ्री करेक्ट है, ऑनलाइन वाले 1:3। ये था ओल्ड 2/5 माइनस 1/2 और ये 1/5 माइनस 10 एलसीएम 2 4 4 माइनस 5 1/10 और ये होगा 3/10। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो हो गया 1:3। ठीक है, इतना हमें पहला टॉपिक इतना ही है, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट एक थोड़ा सा हेडिंग करना, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। नेक्स्ट देखेंगे तो दूसरा टॉपिक है जो लिखे हम लोग उसमें से। जो पिछले चैप्टर में कॉन्सेप्ट है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का, बिल्कुल सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है। वहाँ क्या होता था, दो पार्टनर हैं ऑलरेडी, वो लोग किसी एक नए को लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब पिछले बहुत सालों से सिर्फ ए और बी काम किए हैं और ए और बी सारा गुडविल क्रिएट किए हैं। जो भी गुडविल हुआ है ए और बी के वजह से हुआ है, तो फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट होगा ए और बी के वजह से। लेकिन क्योंकि आज सी पार्टनर बन जाएगा तो फ्यूचर में इसको भी प्रॉफिट में हिस्सा मिलने लगेगा, जबकि मेहनत कौन किया, ए और बी। तो इसीलिए ए और बी क्या करते थे, सी से पैसा लेते थे इन द नेम ऑफ गुडविल। गुडविल के नाम का ही लोग पैसा लेते थे, उसको बोलते थे हम प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, और वो ए और बी आपस में डिवाइड करते थे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जो जितना सेक्रीफाइस किया उसके हिसाब से डिवाइड होता था। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का और पूरे चैप्टर में कहीं कुछ काम ही नहीं था, क्योंकि रिवैल्यूएशन में तो ओल्ड रेशियो था, रिजर्व्स में भी ओल्ड रेशियो था, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो गुडविल में ही काम आता था। ठीक उसी तरह ये जो गेनिंग रेशियो है, ये भी सिर्फ यहीं काम आने वाला है जहां हम गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे। इसमें भी पूरा सेम कॉन्सेप्ट है कि ए और बी काम कर रहे हैं, ए बी एंड सी काम कर रहे हैं बहुत सालों से, और वो लोग गुडविल क्रिएट किए हैं बहुत। आज अचानक से सी पार्टनरशिप फॉर्म छोड़कर चला जाएगा, तो ये जो गुडविल सी भी क्रिएट किया है, लेकिन फ़ायदा खाली किसको मिलेगा, ए और बी को। तो ए और बी को पैसा देना पड़ेगा सी को, क्योंकि सी छोड़कर जा रहा है पार्टनरशिप फॉर्म, तो सी क्या करेगा, सी गुडविल का पैसा डिमांड करेगा और ए और बी को ये गुडविल का पैसा देना पड़ेगा इन दी गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो पूरा का पूरा सेम कॉन्सेप्ट, सेम एंट्री, सब कुछ सेम है। इसमें सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशियो था, ठीक है, और इसमें वही चीज़ सिर्फ गेनिंग रेशियो है।
यहाँ पर नया पार्टनर पैसा लेकर आ रहा था, यहाँ एडमिशन हो रहा था तो नया पार्टनर पैसा लेकर आ रहा था, ठीक है। यहाँ रिटायरमेंट हो रहा है तो रिटायरिंग पार्टनर पैसा लेकर जाएगा और वो कौन देंगे, रिमेनिंग पार्टनर, ठीक है, इन गेनिंग रेशियो। देखो क्लियर है ऑनलाइन वाले, इतना कॉन्सेप्ट इतना ही है, एंट्री तो करेंगे हम लोग, कॉन्सेप्ट इतना ही है लेकिन। तो उसका कैपिटल अकाउंट बंद हो जाता है ना? हाँ, उसका कैपिटल बंद हो जाएगा और उसको हम उसका पैसा भी वापस कर देंगे। क्योंकि वो हम नहीं पढ़ेंगे सारे। हाँ, अब वो कैपिटल है नहीं, मतलब अब वो पार्टनर रहा नहीं, तो हम उसको उसका पैसा वापस दे देंगे, ठीक है। ऑनलाइन में देखो इतना क्लियर है तो यहाँ रुकेंगे, गुडविल एडजस्टमेंट एक क्लास में और पढ़ेंगे। होमवर्क लिख लेना 1 से 12 इलस्ट्रेशन, और कर लेना थोड़ा टर्म 2, कम से कम थोड़ा दिन तो सीरियस रहो, बाद में तो वही हाल होने वाला, पता है मेरे को। बाद में कोई ज़्यादा हो सकता है सर, लिखने का एग्जाम आ जा रहा है। हाँ, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है और थोड़ा सा सीरियस होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि चीटिंग के भरोसे ये वाला एग्ज़ाम नहीं जाएगा आगे। हाँ, ठीक है। इलस्ट्रेशन कितना से कितना, 1 से 12 सेनॉन इलस्ट्रेशन 1 से 12, ये सारे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में गुडविल पढ़ेंगे, ठीक है, एक क्लास लगेगा पूरा गुडविल, इसमें हिडन गुडविल भी है थोड़ा बहुत, बाकी रिवैल्यूएशन रिजर्व रिवाइज करेंगे लेकिन है वही जो पहले पढ़ा हुआ है।